नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आपका स्वागत है और साथ ही एक आग्रह है कि YouTube पर हमारा जो चैनल है वार्तिक टीवी का VARTIC, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपके पास हमारे लेटेस्ट प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। और ये जो नैरेटिव बिल्डिंग का जो काम चल रहा है, इस वक्त देश में एक अजीब सा नैरेटिव पेश करने की बात चल रही है। इसके बरक्स, इसके पैरेलल एक हमारी तरफ का जो नैरेटिव है वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि देश में इस वक्त गुमराह करने की बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं और कई ऐसी बातें की जा रही हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए देश में जो इस वक्त जो भी कुछ ठीक ठाक काम हो रहा है, उसको भी एक तरह से डेंट करने की जो बाहरी ताकतों की कोशिश भी है, उसको भी। हालांकि देशवासी अब समझदार हो रहे हैं और हिंडनबर्ग के इस मामले में जबकि भारत के इन्वेस्टर्स को भड़काने बहकाने का काम सोचा गया, षड्यंत्र रचा गया, लेकिन इन्वेस्टर्स इससे ज़्यादा दिग्भ्रमित नहीं हुए। शेयर थोड़ा सा डाउन हुए, सेंसेक्स वगैरह, लेकिन कोई ज़्यादा असर इन बातों का आया नहीं, क्योंकि अब हिंडनबर्ग को सब जान चुके हैं। हिंडनबर्ग बेसिकली इस तरह की कंपनी है जो कि शॉर्ट सेलिंग का काम करती है, ब्रोकर्स से सस्ते में माल खरीदते हैं, जब भाव बढ़ जाते हैं तो महंगाई में बेच देते हैं और जो मुनाफा है वो लेके उड़ जाते हैं, खुद कुछ नहीं लगाते। और शॉर्ट सेलिंग करने वाले लोग इसी तरह की अफवाहें फैलाते हैं। तो अभी हिंडनबर्ग के मामले में ऐसा हुआ, ये नैरेटिव की बात है और इस वक्त उस नैरेटिव को पेश करने के लिए देश में कई नेता भी आ गए हैं। जैसे राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल के ऊपर वीडियो ही जारी कर दिया। बहरहाल हम इस बारे में तो बात कर ही लेंगे, लेकिन आज का जो विशेष प्रोग्राम है वो है 14 अगस्त है कल, और हमारे यहाँ पर विभाजन की विभीषिका 14 अगस्त को हमने ये इस दिवस के रूप में इसको देखने का काम किया, मनाने का काम किया, इसको ऑब्जर्व करने का काम, बेसिकली इससे सबक लेने का काम जो है 14 अगस्त का ये जो दिन कल का रहेगा। इस दिन आपको और हमको, नई पीढ़ी को ये बताना है कि 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका के रूप में क्यों मनाया जाता है। और विभाजन की इस विभीषिका में करोड़ों लोग विस्थापन के शिकार हुए, और विस्थापन भी ऐसा दर्दनाक, नरसंहार हुए, औरतों की, बेटियों की इज्जत लूटी गई। ऐसे ऐसे क्रूर कारनामे जो कि मानवता देखकर थर्रा जाए, ऐसे काम हुए, और खास तौर पर हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ हुए। और विभाजन की विभीषिका के 14 अगस्त के इस दिन को बांग्लादेश में जिस तरह का नरसंहार चल रहा है, हिंदुओं का जेनोसाइड, इस पूरे भूभाग से काफिरों का कत्लेआम करके सफाया कर दिया जाए, ये अभियान जिहाद के तौर पर चल रहा है। इस अभियान में बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। पाकिस्तान की ISI भी लगी हुई है। ISI का एक लेटेस्ट मुद्दा सामने आया, वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरपंथियों की, जिहादियों की, रेडिकल्स की बाढ़ आई हुई है, और उन ताकतों को अब बल मिल गया है जो 1971 से पहले, बांग्लादेश की मुक्ति से पहले, हिंदू और जो गैर मुस्लिम थे उनके ऊपर जो अत्याचार करने वाली पाकिस्तान की फौज थी, पाकिस्तान के रेडिकल्स थे, पाकिस्तान के रजाकार थे, उन्होंने जो कहर बरपाया हिंदुओं के ऊपर, वो कहर भी विभाजन की विभीषिका से कम नहीं था। 40 लाख हिंदू औरतों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हुए, उनको कन्वर्ट किया गया बाद में, और वो पाकिस्तानी फौज के दरिंदे, जिन्होंने बाद में इन्हीं 90,000 से ज़्यादा दरिंदों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के उस वक्त उनको वॉर क्राइम के मुकदमे उनके खिलाफ चलाए जाने चाहिए थे, लेकिन भारत सरकार ने पता नहीं किस दबाव में उनको बाइज्जत छोड़ दिया, अन्यथा उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए थी। पूर्वी पाकिस्तान में जो हिंदू रहते थे, उनका जिस तरह से कत्लो गारत हुआ, उनके साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अब चूंकि कल 14 अगस्त है, विभाजन की विभीषिका पूरा देश ऑब्जर्व करेगा, ऐसे में बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है, इसके ऊपर भी पैनी नजर रखने की जरूरत है। इस वक्त भारत सरकार की तरफ से, सरकारों की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है।
हर घर तिरंगा अभियान ठीक है, भारत की अस्मिता, भारत की हमारा गौरव है, हमारा राष्ट्र है, तिरंगा हमारा झंडा है, उसको हमें फहराना ही है। लेकिन साथ में ये जो विभाजन के समय हमारे लोगों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे उन भाई बहनों के साथ में जो कुछ हुआ है उसे भी याद रखना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जो आज है, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, जहाँ पर आज वही नज़ारा पेश आ रहा है जो अगस्त के महीने में पाकिस्तान में पेश आ रहा था। पाकिस्तान उस वक्त दोनों मिलकर पाकिस्तान थे। नोआखाली में जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन बंगाल में हुआ, नोआखाली के साथ में बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, हिंदुओं के घरों को जला दिया गया और सामूहिक बर्बरता का वो आलम जो संसार के इतिहास में किसी ने देखा नहीं होगा, विभाजन के उस बर्बरतापूर्ण अत्याचार का वो मिसाल इन्होंने जो सामने लाकर रखी, वो मिसाल आज तक कहीं देखने सुनने को नहीं मिलती है। जिस तरह से हम पूरी दुनिया में पढ़ते हैं हिटलर के उस जूस का जो यहूदियों का नरसंहार हिटलर की सेना ने किया, हिटलर के आदेशों से किया, उसमें जो मुल्ला मौलवी शामिल थे हिटलर के कमांडो बनकर, उन्होंने जो यहूदियों के साथ नरसंहार में हिटलर की एक तरह से रजामंदी ले ली। हिटलर बदनाम है। यहूदियों का नरसंहार करने वाले अरबी मुफ्ती थे, इस्लामिस्ट थे, और ये नरसंहार जैसी जो चीज़ें हैं ये इनके हिस्से में ख़ास तौर पर आई हुई हैं, ये करते हैं। ये पूरी दुनिया से, इस प्लेनेट से गैर मुसलमानों को सफाया कर देना चाहते हैं जिहाद के तरीके से। जिहाद, कई तरह के जिहाद, और उस जिहाद में अभी वक्फ बोर्ड का भी मसला चल रहा है, वो लैंड जिहाद का मसला है। लगभग आधा पंजाब वक्फ की ज़मीन है भारत में, सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में। जो 53-54 मुल्क हैं मुसलमानों के, उसमें वक्फ की संपत्ति सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, जॉर्डन, ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इन सबसे ज़्यादा भारत में है वक्फ की ज़मीन। क्योंकि हमारी सरकारें उस समय से ही इनको इनके खातों में दर्ज करती रही। जो इन्होंने कह दिया वो दर्ज हो गया। और पहले जो यहाँ मुसलमान जागीरदार थे, उन्होंने अपनी संपत्ति बचाने के लिए, हुआ ये कि हिंदू जो जागीरदार थे उनके पास इस तरह का कोई एंडोमेंट नहीं था, लेकिन इन्होंने एक रास्ता निकाला। वक्फ एंडोमेंट एक्ट के तहत मुस्लिम जागीरदारों ने अपनी ज़मीन वक्फ कर दी और काम में खुद लेते रहे। अभी भी रामपुर वाले और ये जो आजमगढ़ वाले जो जागीरदार हैं, या ये फिल्म इंडस्ट्री में जो बैठे हुए लोग हैं, जो कम्युनिस्ट बने हुए घूम रहे हैं, ये सारे जागीरदार हैं। इन्होंने खेला किया कि ये सारी संपत्तियां, अपनी जो ज़मीनें थी वो वक्फ कर दी। अदरवाइज ये सरकार की होती और सरकार की नहीं होती, बल्कि उन किसानों की होती जो उसके ऊपर काश्त कर रहे थे। गिरदावरी उनके नाम की होती, तो हिंदू जागीरदारों की ज़मीनें तो चली गई काश्तकारों के पास। मुसलमान जागीरदारों ने ये खेल किया। ये खेल इतना बड़ा और भयावह खेल है कि आधा पंजाब का जितना रकबा इनके वक्फ के पास ज़मीन है। लगभग 28,000 करोड़, लगभग 28,000 किलोमीटर का, स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। इसको आप हेक्टेयर में बदलते रहें। लगभग केरल का सा मामला है। केरल 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का प्रांत है। अब आप देख सकते हैं 28,000 किलोमीटर से ज़्यादा का रकबा वक्फ के पास में है। तो ये इस तरह का एक पूरा जिहाद, हर तरह के जिहाद है, उसमें यहाँ से सफाया कर देगा। आप पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर, कभी कुरान की बेअदबी करने के नाम पर, कभी मोहम्मद साहब की बेअदबी करने के नाम पर फांसी जला दिया जाता है, ईसाइयों को जला देते हैं। अभी 2 बहनों का मामला आया था पाकिस्तान में, पहले ईसाई बहनों का, अब नया मामला आ गया है। ये कसूर का मामला है, पाकिस्तान के कसूर का, जहाँ से कसूरी मेथी आती है। हम मेथी सब्जियों में डालते हैं, सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो आती है वो पाकिस्तान के कसूर से आती है। तो वहाँ पर अब 2 मुस्लिम महिलाओं के ऊपर, एक स्कूल की प्रिंसिपल है और एक उसके घर पे काम करने वाली औरत है, उनके ऊपर एक मौलाना ने आरोप लगा दिया है कि उसने कुरान की प्रति जलाई है, कुरान के पन्ने जलाए हैं। अब मौलाना कह दिया, इसलिए उसके
ऊपर धावा बोल दिया लोगों ने, और वो दोनों जो औरतें हैं वो भाग गई परिवार से वहाँ से। तो जान के लाले पड़े हुए हैं। ये क्या है असल में? इसके पीछे जो मंशा है वो ये है कि किसी भी तरह से हेजेमनी लाकर, एकाधिकार करके सबका सफाया करो। तो ये चल रहा है। ये उस वक्त भी चला 1947 में, जब नेहरू जी ब्रिटिश सत्ता से सत्ता लेने की तैयारी कर रहे थे कि किसी तरह मेरे को मिल जाए, हमारी कांग्रेस को मिल जाए। उधर जिन्ना एंड पार्टी ये सोच रहे थे कि हमें हमारा मुल्क मिल जाए, जिससे हमारी भी वहां सत्ता चलती रहे, हम भी बादशाह बन जाए। और अंग्रेज यहां बैठा बैठा बिल्ली मौसी बना हुआ था बंदरों की लड़ाई में, तो वो मजे कर रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन को फ्री रास्ता मिल गया नेहरू जी के थ्रू कि ठीक है आप यहीं रहो और जो आपको करना है वो करके जाइएगा बाद में। तो ये उस वक्त चला और बंद कमरे में बैठकर नक्शे बनाए गए और देशों को अलग कर दिया कि ये देश तुम्हारा और ये देश तुम्हारा। अब वहां जो रह रहे थे लोग, उनका क्या होगा ये किसी ने नहीं सोचा। तो 14 अगस्त की रात जब इधर नेहरू जी अपने भाषण की तैयारी कर रहे थे और जिन्ना साहब अपने देश की आज़ादी का ऐलान करने वाले थे, उस दिन भारत आने वाले जो लोग थे, हिंदू और सिख, उनको काटा गया। ट्रेन की ट्रेन काट दी गई, आने नहीं दिया गया, संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, उनकी बहन बेटियों को जबरन अगवा किया गया। कई परिवारों ने अपनी बहन बेटियों को कुएं में डाल दिया और खुद मर गए, खुद ने आग लगा दी, खुद ने खुद की औलादों को मारा कि इन नर पिशाचों के हाथ में हमारी बहन बेटियां नहीं पड़नी चाहिए। और डिमांड ये चल रही थी, पूरे पाकिस्तान में नारे चल रहे थे, जिस तरह से बाद में कश्मीर में नारे चले कि तुम्हारी बहू बेटियों को दे जाओ और तुम यहां से निकल जाओ जिंदा। तो ये खेला चल रहा था, नारे दिए जा रहे थे, मस्जिदों से नारे लग रहे थे, और ये जहां भी होता है वह मस्जिदों से नारे लगते हैं। बाद में नरसंहार हुआ, जबरदस्त नरसंहार हुआ। मानव इतिहास में इस तरह का नरसंहार, इस तरह का विस्थापन मानव सभ्यता ने नहीं देखा आज तक। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस माइग्रेशन का शिकार हुए। और इसमें खास बात ये, दर्दनाक पहलू ये कि पाकिस्तान में जो संपत्तियां हिंदुओं की थी, कराची पूरा हिंदुओं का था। कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी था उस वक्त और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा बंदरगाह था, क्योंकि सारे हिंदू व्यापारी थे। आज कराची में धूल उड़ रही है, आप जाके देख लें। लेकिन उस वक्त का कराची पूरी दुनिया में, कराची पोर्ट एक जगमगाता शहर माना जाता था। बैरूत जैसे होता था, पेरिस जैसे होता था, लंदन जैसे होता था, ऐसे कराची बड़ा नाम था। मटियामेट कर दिया इन्होंने। सारे हिंदू व्यापारी, पारसी व्यापारी भाग गए, वहां से भारत आ गए, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में चले गए। इस तरह का दर्दनाक मंजर पूरे पाकिस्तान में देखने को मिला। और लाहौर जैसा शहर, जिसमें आज आप भी देख लिए, वहां गुलाब देवी हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, क्योंकि इनसे तो कुछ बनता है नहीं। एक शौकत खानम हॉस्पिटल बना था, इमरान खान ने बनाया था, उसमें घपले का आरोप है, उसके ऊपर आएंगे भी। अलकादी ट्रस्ट का मामला क्या है, ये अभी आ रहे हैं उसके ऊपर हम। लेकिन बात ये चल रही है कि विभाजन की विभीषिका में जो लोग शिकार हुए, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी पाकिस्तान, जो हिंदुओं के, सिखों की प्रॉपर्टीज थी, जो पारसियों की प्रॉपर्टीज थी उनको सबको हड़प लिया गया और उन पे यहां से जो लोग गए उन्होंने कब्जे कर लिए, उनकी दुकानों पे कब्जा हो गए। और यहां पर जो लोग आए वहां से, उनको कैंपों में रखा गया और ऐसी दर्दनाक स्थिति से उनको गुजरना पड़ा। बीमारी हो गई, उनके बच्चे बीमार पड़ गए, मर गए कई। रिलीफ कैंपों में कोई सुविधा नहीं दी गई। और जो मुसलमान यहां से गए, उनकी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई। अन्यथा होना यह चाहिए था कि ठीक है, विभाजन हो गया, अपरिहार्य था, आपके बस में नहीं था कुछ भी, जनता को मरने काटने के लिए आपने छोड़ दिया, कोई जिम्मेदारी आपकी है नहीं। हिटलर के ऊपर तो पूरी दुनिया में यह है कि उसका आप उस दृष्टांत को
याद भी नहीं कर सकते। वो जो जेनोसाइड हुआ ज्यूज का, जो कि इसके मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन इन नेताओं के ऊपर पॉजिटिवली कोई मुकदमे नहीं चले, कोई जवाबदारी तय नहीं हुई। जो जिम्मेदार थे इस पूरी घटना के, उसमें माउंट बैटन से लगाकर ये जो बने बाद में, इनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए था, जांच आयोग बैठने चाहिए था कि आखिर क्यों किया गया ऐसा, किस तरह का समझौता था जिसमें सारी बातें मुसलमानों की मान ली गई। और बाद में जब यहां आए विस्थापन के शिकार, उनको कुछ नहीं मिला, ना उनको कोई सरकारी आवास मिले, ना कोई पेंशन मिली, ना कोई कुछ भी सरकारी सुविधा नहीं, मरने खपने के लिए छोड़ दिया गया। और वहां वो मजे कर रहे थे, दिवाली मन रही थी, वहां ईद मन रही थी, मतलब दिवाली तो बेचारों की, जो दिवाली मनाने वाले लोग थे उनके तो घर में छापे पड़ गए थे, उनकी तो बहु बेटियां ही छूट गई थी, परिवार छूट गए थे, माँ बाप छूट गए, खेत खलियान छूट गए, मकान जमीन जायदाद, दुकान व्यापार सब छूट गया। कंगाल होकर, निर्वस्त्र होकर, मारे कुटे, बेसहारा, और इन सत्ताधीशों के मारे हुए ये लोग विभाजन की विभीषिका के शिकार हुए। कल 14 अगस्त है, याद जरूर रखना उन लोगों को, क्योंकि जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास उनको भी भूल जाता है, ये ध्यान रखना। बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, उसकी खबरें आप तक आ ही रही हैं, खबरें बहुत खतरनाक हैं। बांग्लादेश में टोटल 64 जिले हैं, 64 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बांग्लादेश इन टोटलिटी, कंट्री में पूरे में 52 जिलों में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। 64 जिले हैं कुल, 52 जिलों में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये भी तो एक जेनोसाइड है, और ये भी ठीक उसी अगस्त महीने में। कोई बड़ी बात नहीं कि 15 अगस्त को पाकिस्तानी इन रजाकारों की तरफ से आपको कुछ बड़ी बात सुनने को मिल जाए, क्योंकि 15 अगस्त उनके लिए दूसरे किस्म का दिवस है, लाल किले के ऊपर तिरंगा फहराने का दिन है। वो ये नहीं चाहती फोर्सेस 15 अगस्त का दिन वहाँ अलग तरीके से लिया जाता है। तो ये बात भी है, हमको ध्यान में रखनी है। और जहाँ तक बात है बांग्लादेश की सरकार की, तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने, अब चूंकि प्रेशर पड़ रहा है सब तरफ से हिंदुओं को जिस तरह से मारा जा रहा है, उल्टा लटकाया जा रहा है, बहु बेटियों के साथ में रेप किए जा रहे हैं, मंदिरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, ये खबरें जा रही हैं। इससे थोड़ा सा प्रेशर तो आया है, क्योंकि सेंट मार्टिन हो का बहाना हो, चाहे सेंट मार्टिन द्वीप लेने का बहाना हो, चाहे और कुछ हो, अमेरिका के बिना दखल के काम नहीं हो सकता था। तो अमेरिका पर भी थोड़ा प्रेशर तो है कि भाई ये क्या हो रहा है। जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था अमेरिका का, न कि इन रजाकारों का। ये जो आईएसआई वाले लोग हैं, ये जो रजाकार हैं, ये अमेरिका की मुट्ठी में हैं। चाइना भी इस मामले में मूर्ख है, चाइना भी इनको पैसा दे रहा है, लेकिन ये चाइना का नहीं है। इनको कोई समझाए कि चाइना का जो प्रोजेक्ट था अरबों रुपए का, बल्कि खरबों रुपए का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका क्या हुआ? अंकल सैम ने उस प्रोजेक्ट को बंद करा दिया है, और जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं वो सारे अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, आईएसआई चीफ से लगाकर पाकिस्तान की अभी की जो सरकार है वो भी। तो इसलिए अमेरिका तो वहाँ है, इसलिए प्रेशर भी आ रहा है। तो आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जो चीफ एडवाइजर बने हैं मोहम्मद यूनुस, वो ढाकेश्वरी माता के मंदिर पहुंचे हैं। ढाकेश्वरी माता का मंदिर वहाँ हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। और कोई ज़माने में तो जब विभाजन नहीं हुआ था तो हम जैसे धामों की यात्रा करने जाते हैं, वैसे ढाकेश्वरी भी जाते थे। हमारी शक्तिपीठों में से एक बड़ा मंदिर है। ये जो हमारी शक्तिपीठ हैं उनमें से ही एक ढाकेश्वरी भी है। एक पाकिस्तान में हिंगलाज है, वहाँ भी जाते थे अब, लेकिन अब वीज़ा वगैरह का चक्कर है, और वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं उन्हीं को बेचारों को दिक्कत है, तो यहाँ से जाने वालों को तो बहुत ही दिक्कत आती है। तो आज मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी माता के मंदिर पहुँचकर वहाँ हिंदुओं से मिले हैं, थोड़ी सांत्वना दी है। लेकिन ये भी केवल घड़ियाली आंसू हैं, कुछ नहीं है, लिपापोती है। यूनुस जैसे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, और अब जो पाकिस्तान बन गया है वापस से एक बार,
अब वापस पाकिस्तान बन गया है बांग्लादेश, ये आप मान के चलिएगा। वो जो 71 का बदला था वो लिया जा चुका है, और वो जो स्तंभ बने हुए थे मुक्ति बाहिनी के, शेख मुजीबुर रहमान के, और वो सरेंडर के जो पिक्चर्स हैं जनरल अरोड़ा की और जनरल नियाजी की, उनके जो म्यूरल्स बनाए गए थे, उनके जो मूर्तियां बनाई गई थी, उन सबको तोड़ दिया गया। तो तोड़ने का काम कौन करेगा? बांग्लादेश के लोग नहीं करेंगे, ये लोग पाकिस्तान के करेंगे। तो जो लोग पाकिस्तानी बैठे हुए हैं बांग्लादेश में, उन्होंने ये काम किया है। और शेख हसीना की जो सरकार है वो, उसके साथ भी यही हुआ। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि ये पूरा का पूरा खेला कहीं और से खेला जा रहा है। तो बांग्लादेश में बहरहाल 52 जिलों में हिंसाग्रस्त हैं, और हिंदुओं ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन भी किए हैं। गोपालगंज के वीडियो सामने आए हैं। बांग्लादेश के गोपालगंज में काफ़ी हिंदू बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन किए। उससे भी सरकार थोड़ी सी वहाँ प्रेशर में है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी देख रहा है। हिंदू अब तक वहाँ साइलेंट था, जातिवाद में वहाँ पर भी फंसा रखा उनको, क्योंकि ये अंग्रेज का किया धरा था। भारत में इसको और डीपन कर दिया गया, वहाँ पर उतना डीपन नहीं है। वहाँ पर चूंकि आरक्षण का मामला नहीं था, इसलिए जातियों के विभेद नहीं है। वहाँ वर्ण का सही मामला है। ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, और जिसको हम कहते हैं क्षत्रिय हैं। इस तरह का से ये वर्गीकरण है। ज़्यादा मोटा वर्गीकरण है, बहुत ज़्यादा वर्गीकरण नहीं किया है। तो ये मसला चल रहा है इस वक्त। मोहम्मद यूनुस के लिए परेशानी का सबब तो है, लेकिन वहाँ जो रजाकार बैठे हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। रजाकारों की बात चल रही है तो एक रजाकार इमरान खान जो हैं, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और तालिबान खान के नाम से जाने जाते हैं। तालिबान खान इमरान खान का जो खास आदमी था, वो जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, पूर्व जो चीफ है उसका, फैज़ हमीद के बारे में आपको याद होगा। फैज़ हमीद, तालिबान ने जब काबुल फतह किया तो फैज़ हमीद वहाँ चाय का कप पी रहा था होटल में, और वो चाय के प्याले में तूफान आया। उसमें जनरल बाजवा नाराज़ हुए, और बाद में अमेरिका ने धमकाया, और अमेरिका ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान की आर्मी को भुगतना पड़ेगा। इमरान खान को भी उन्होंने धमकाया कि ये तुम तालिबान खान बन रहे हो और तुम्हारा ISI चीफ वहाँ जा रहा है बिना किसी बात के, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है वहाँ पर, तुम हमारे अलाई हो, नाटो के अलाइड कंट्री हो, तुम कैसे जा सकते हो? तो वहाँ फैज़ हमीद पहुँच गए और वहाँ तालिबान को उन्होंने सपोर्ट दिया खुला। और जो रेसिस्टेंस चल रही थी, उस रेसिस्टेंस को पाकिस्तानी सेना ने कुचला, उसमें तालिबान का काम नहीं था। तो बहरहाल वो जो पूरा का पूरा क्रेडिट लिया फैज़ हमीद ने, बाद में अमेरिकी प्रेशर से फैज़ हमीद को ISI चीफ से हटा दिया गया। और अब बात यहाँ अब है, असल बात जो देखने लायक है कि फैज़ हमीद के साथ अब क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश में खेल हो चुका है और ये जो फोर्सेज हैं खुश हैं अमेरिका से, क्योंकि ISI जैसे जो लोग हैं वो जो चाहते थे बांग्लादेश में, वो हो गया अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका का जो खास आदमी है मोहम्मद यूनुस, वो सरकार का चीफ एडवाइजर बन गया है, लंदन में था। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है BNP है, उसके नेता भी वहाँ लंदन में थे। हमारे यहाँ भी कई बातें चल रही हैं, राहुल गांधी मिले उनसे, ऐसा भी चल रहा है। बहरहाल बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान के लगभग कंट्रोल में आ गया है, रजाकारों की यदि स्थिति देखें तो। और ISI वहाँ खासतौर पर सक्रिय है। इसी ISI के पूर्व डायरेक्टर जनरल फैज़ हमीद के ऊपर मुकदमा चलेगा, हाउसिंग घोटाले का आरोप है उनके ऊपर। हाउसिंग घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट करवा दिया है पूर्व ISI चीफ को, गिरफ्तार हो चुके हैं। और कल ये गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान के इतिहास में पहला मामला है ये, जब वहाँ के ISI के चीफ को, पूर्व ISI के चीफ को गिरफ्तार किया गया है। ये हाउसिंग घपला क्या है असल में? ये फैज़ हमीद ने एक हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस और उसके मालिकों के ऊपर छापे मारे, जबकि ISI का काम एक्सटर्नल सिक्योरिटी से है, इंटरनल से कोई लेना देना नहीं है।
पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना वहां पर हाउसिंग का भी काम करती है, घर बनाकर बेचने का, कॉलोनी बनाकर बेचने का, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर बेचने का। ये मसला है जिसमें एक हाउसिंग एंटरप्रेन्योर, हाउसिंग कॉलोनी बनाने वाले के साथ में कुछ लेन देन हुआ, छापेमारी हुई और कुछ घपले घोटाले हुए इसमें। वो जो है हाउसिंग सोसाइटी वाला वो गया कोर्ट में, उसके बाद मुकदमा चला और फैज़ हमीद इमरान खान का दोस्त अरेस्ट हो गया है। इमरान खान पहले से जेल में, अमेरिका से दुश्मनी ली थी, तो खेला हो गया है। और एक बात और कि फैज़ हमीद के ऊपर एक और आरोप है, ये जो हमने आपको प्रोग्राम्स में, हमारे प्रोग्राम्स में भी बताया था कि जो एक प्रोजेक्ट था अल कादिर यूनिवर्सिटी का जो इमरान खान लेकर आए थे। इमरान खान इस अल कादिर ट्रस्ट के मालिक हैं और अल कादिर ट्रस्ट के मामले में इमरान खान जेल में भी गए और उसी मामले में पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए जिसमें आर्मी के कुछ अधिकारियों ने वहाँ गड़बड़ मचाई और बाद में उनका बदला भी लिया पाकिस्तान की सेना ने, और कई जगह दंगे हुए, आगजनी हुई। पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो मिलिट्री का हेडक्वार्टर है उसको भी आग के हवाले किया गया और कई जगह आगजनी हुई और कई जगह हिंसा हुई। इमरान खान के समर्थकों ने यह कारनामा किया था। वो मसला था अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का, जिसमें इमरान खान के ऊपर अरबों रुपए का घपले का आरोप है। अब ये बात प्रूव हो गई है कि वो घपला था, क्योंकि पूर्व आईएसआई के पूर्व चीफ फैज़ हमीद के ऊपर 500 करोड़ रुपए इसी अल कादिर ट्रस्ट में घपला करने का आरोप लगा और ये अब उसका भी मुकदमा चलेगा। ये आरोप भी किसी और ने नहीं लगाया, इमरान खान के खास मित्र और एडवाइजर फैसल बाबड़ा ने लगाया। तो ये इस तरह का मामला है जिसमें अब फंसेगा फैज़ हमीद, जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा था वहां पर, और कह रहे थे क्या कि हम तो तालिबान को कोई लेना देना नहीं है। अब बांग्लादेश में वही स्थिति है, वहां तालिबान पहुंच चुका है और ये वही वहां काम चल रहा है। ये इस तरह का मसला पूरे अपने इलाके में आपके सामने रखा हमने। बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और अब बात यह है कि 14 अगस्त कल है, 15 अगस्त परसों है, आज़ादी का हम उत्सव मनाने जा रहे हैं। बात यह है कि सरकार तो अपनी जगह काम करती है। अब बांग्लादेश की जो दिक्कत आई है इसमें सरकार अपना काम कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से भी जब दिक्कत आती है तो सरकार अपना काम करती है, पुलिस अपना काम करती है, आर्मी अपना काम करती है। लेकिन जिस तरह से ये आपके आस पड़ोस में मसला है, जो एक रिलीजियस कार्डर है, जो कि अभी बांग्लादेश में देखा आपने, सरकार का तख्ता पलट गया, कोई खास बात नहीं, होता रहता है। हमारे यहाँ जैसे चुनाव हार जाती है सरकार, दूसरी आ जाती है। लेकिन उसमें नरसंहार कैसे हो सकता है किसी कम्युनिटी का, किसी कौम का। अभी 2014 में मोदी सरकार आई, मनमोहन सिंह सरकार चली गई। अब मनमोहन सिंह सरकार चली गई तो क्या हम ये मान सकते हैं क्या कि किसी कम्युनिटी का नरसंहार करते हैं? ये तो नहीं हो सकता। लेकिन बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान जब बना तो नरसंहार। ये इसलिए होता है कि एक रिलीजियस कार्डर है, वो कमांड देती है और उसकी एक अलग सेना प्रबंधन भी है, उसके अलग कमांडो है, रजाकार हम बोल रहे हैं जिनको। ये भारत के हिंदुओं को भी करना पड़ेगा। सरकारों के भरोसे कब तक? बताते हैं, अफगानिस्तान में 3 लाख की सेना थी और 40,000 ये जो कमांडो थे रिलीजियस, ये पहुंचे, सत्ता उनके हाथ में आ गई। तो ये देखने वाली बात होगी। यहां पर हम वहीं इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ हुआ। बांग्लादेश में क्या सेना नहीं, क्या पुलिस नहीं है? मिनटों में खेल हो गया। क्यों? क्योंकि रिलीजियस कार्डर है। हिंदू इस मामले में लैग कर रहा है। क्रिश्चियंस के पास में भी रिलीजियस कार्डर है, उन्होंने भी जो जंगें लड़ी हैं, सलीबी जंगें जिनको कहते हैं, तो क्रूसेड जिनको कहते हैं, तो क्रूसेड में तो वही लोग जाते थे ना जो रिलीजियस उनकी कमांडोज थे, लड़ाके थे। हमारे यहाँ भी थे। हमारे यहाँ सिख ही हमने बनाई, सिख पूरा का पूरा पंथ बनाया हमने, और बाद में अंग्रेजों ने इसको एक धर्म बना दिया। लेकिन हमने वो एक रिलीजियस कार्डर खड़ी की थी लड़ने के लिए, हिंदू सनातनियों की रक्षा करने के लिए। हमने सिखियों में भी फिर निहंगों के जो तलवारबाजी, और वो आप देखते हैं, अब वो बात अलग है कि वो जमानों की चली आ रही है, अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं वो।
लेकिन अब सिख तो हमारे एक तरह से हिंदुओं के दुश्मन हो गए हैं खालिस्तान के चक्कर में। तो अब हिंदू सनातनियों को एक कोई नया प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि देश जो है वो अपना काम करे और ये रिलीजियस जो बात है वो अपनी जगह काम हो। आरएसएस जैसे संगठन हैं, लेकिन अब आरएसएस सरकार में है तो वो उस तरह से काम नहीं कर पाते, खुले तौर पर नहीं कर पाते। तो इसलिए ये जिस तरह तालिबान वगैरह हैं, इस तरह हम नहीं कह रहे कि तालिबान जैसे कोई उस तरह से हम करें, लेकिन धर्म को बचाना और देश को बचाना भी जरूरी है। और इसके लिए केवल मिलिट्री और पुलिस से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इनकी संख्या लिमिटेड है। जब कभी भारत में जिस तरह का इशारा कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर टाइप के लोग कि भारत में भी ऐसे हालात हैं, तो जब कभी इस तरह के हालात बने तो कम से कम बैक फोर्स होनी चाहिए और कमिटेड होनी चाहिए। ये जातियों का जो मसला है इसको थोड़ा सा भूलना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं ने भूल दिया क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हुए, 52 जिलों में अत्याचार चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने सब कुछ विस्मृत किया है, आगे बढ़े हैं, जातिवाद से आगे बढ़े हैं। अब वो एक हो रहे हैं। भारत में भी जातिवाद के जहर को कम किया जाए और एकता की तरफ बढ़ा जाए, और एकता का संदेश पूरे भारत के लिए 15 अगस्त को आप हम सबको देना है। तो आपको सबको स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।